तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, है ना। और उसको डिफाइन किया गया था बाइंडिंग एनर्जी से। तो बाइंडिंग एनर्जी में पर न्यूक्लियन जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बोल रहे थे। तो देखा था कि आयरन, और उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। तो देखा गया था कि आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल था और बिस्मथ क्या था, लास्ट हैवी न्यूक्लियस था जो स्टेबल था। उसके बाद के जितने होंगे वो सब क्या हो गए थे, अनस्टेबल हो गए थे, है ना। तो उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। तो उतने पार्ट तक को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, मास डिफेक्ट करके, और मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने फाइंड आउट किया था। अब हम आते हैं उसके बाद, ठीक है ना, अब हम आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस पे। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोग समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई इनकमिंग पार्टिकल है, और वो इनकमिंग पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, हीलियम पार्टिकल, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना ऐसे। तो ये जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग टारगेट पर स्ट्राइक कराते हैं, टकराते हैं। नॉर्मली जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। नॉर्मली टारगेट न्यूक्लियस कैसा होगा, रेस्ट में होगा। तो ये जनरली रेस्ट में रहता है। तो जो इनकमिंग पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, इनको हम इनकी बम्बार्डमेंट कराते हैं। तो बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ऑब्वियस मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होगी, तो वो हमने काइनेटिक एनर्जी बोल दी इसकी, है ना। तो जब ये टक्कर करेगा इसके साथ तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, है ना। इंटरमीडिएट कुछ होगा और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस बना। उसके बाद सेपरेशन होगा। जैसे दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता था तो एक टकराया और टक्कर थोड़ी देर के लिए रहता था, फिर वो इम्पल्स एक दूसरे को ट्रांसफर करता था, फिर सेपरेट होता था। तो उसी तरह से ये इससे टकराया, थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट हुआ, तो इसको हमने कह दिया इंटरमीडिएट अनस्टेबल न्यूक्लियस। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट क्या क्या बना, एक तो बनेगा प्रोडक्ट, भाई इस पे हमने इसका बॉम्बार्डमेंट कराया तो एक बनेगा प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी एनर्जी होगी, क्योंकि कोलिजन के बाद ये भले ही रेस्ट में है, कोलिजन के बाद तो दोनों के पास वेलोसिटी हो जाती है। और दूसरा आउटगोइंग पार्टिकल्स, जैसे इनकमिंग पार्टिकल्स टक्कर किया, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स कुछ बना, कुछ भी बना, सब्सटेंस बना, पार्टिकल बना, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना और साथ में जो आउटगोइंग पार्टिकल्स है वो निकल गया, है ना। जैसे न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रिनो बनता है, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये आउटगोइंग पार्टिकल्स, तो इन दोनों की क्या होगी, एनर्जी। तो ये जनरली रेस्ट में है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी हो, ये आउटगोइंग, इसको केईओ लिखा, इसको हमने केईपी लिखा। मतलब ये प्रोटॉन ना समझना, प्रोडक्ट न्यूक्लियस है और ये इनकमिंग है ना। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन हमें कुछ कंजर्वेशंस को अप्लाई करना होता है, जिसके बारे में हम लोग याद रखेंगे तो हमको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या क्या, सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन, न्यूक्लियस की बात हो रहा है तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो तो प्रोटॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन का नंबर कौन बताता है, जेड बताता है। इसका मतलब है चार्ज तो कंजर्व क्वांटिटी है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का इस तरफ का और इस तरफ का जो भी प्रोडक्ट बनेगा और जो आउटगोइंग पार्टिकल्स होगा उसका चार्ज, और इनकमिंग पार्टिकल्स और टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज दोनों मिलके क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये, क्योंकि चार्ज को कौन डिसाइड करता है, जेड डिसाइड करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटम की बात नहीं चल रही, अब न्यूक्लियस की बात चल रही है। न्यूक्लियस का मतलब है सिर्फ न्यूक्लियस, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं इनको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे से ट्रांसफर होगा लेकिन ये टूटेगा थोड़ी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के टोटल न्यूक्लियंस और राइट हैंड साइड के टोटल न्यूक्लियंस का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम जानते हैं ए क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको तो हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं। जेड एटॉमिक नंबर होता है। थर्ड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। थर्ड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यदि कहीं ऐसे एंगुलर मोमेंटम मोशन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी ले सकते हैं हम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी यहाँ पे कंजर्व। अब टोटल एनर्जी कौन सी कंजर्व रहेगी, मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मास एनर्जी कौन सी, ये वाली, ये और साथ में जो मास डिफेक्ट आता है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी में हमने आपको बताया था, जब ये प्रोडक्ट बनेंगे तो हो सकता है इस तरफ का मास कुछ और हो, इस तरफ का मास कुछ और हो, तो जो मास डिफेक्ट निकलेगा उससे हम m/c² करके सॉल्व करेंगे तो वो, यानी टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, हाफ mv² प्लस mc²। अब ये मास एनर्जी भले ही हीट के फॉर्म में जाए, तो हम काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। एनर्जी में तो काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट सारे कुछ इन्वॉल्व है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिखा मैंने लिखा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब सब मिला के, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सबका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो एनर्जी होगी यहाँ पे वो मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एनर्जी रिएक्शंस और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एनर्जी में क्या होता है, हीट रिलीज करता है, मतलब रिएक्शन जब होती है तो उसमें हीट निकलता है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कराने के लिए हम उसको उल्टा हीट सप्लाई करते हैं, मतलब वो हीट को क्या करती है, रिएक्शंस एब्जॉर्ब करती हैं। तो इनमें और इन रिएक्शंस में, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, इनमें हम क्या कैलकुलेट करते थे, डेल्टा एच कैलकुलेट करते थे, है ना। सेम उसी तरह का जो, इस तरह का जो कंसेप्ट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है, उसी तरह का यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना, इसमें भी एक डेल्टा एच के जैसी एक क्वांटिटी डिफाइन होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। मतलब सेम वे इन न्यूक्लियर रिएक्शंस वन वैल्यू इज डिफाइंड इज नॉन एज क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। जैसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, उसी तरह यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिजन फ्यूजन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, क्यू वैल्यू। जैसे वहां केमिस्ट्री में डेल्टा एच होता है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए क्या होगा, क्यू वैल्यू होगा, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में तैयार करते हैं।